नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एक कहावत है, जब मुसीबत आती है ना तो बताकर नहीं आती, और लगभग सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं। कुछ यही स्थिति वर्तमान में भारतीय जुडिशरी के साथ हो गई है। वो जुडिशरी जो ये मानकर चलती थी, उनको तो शायद कोई छू भी नहीं सकता है, लेकिन उस जुडिशरी के बुरे दिन ऐसा लग रहा है स्टार्ट हो चुके हैं। अभी दो मुद्दे जहां एक जस्टिस वर्मा के घर के अंदर किस तरीके से करोड़ों रुपए धू धू कर चल रहे थे, और दूसरा मुद्दा जहां जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने राष्ट्रपति के खिलाफ एक प्रतिकूल निर्णय दिया। ये दो मुद्दे अभी शांत भी नहीं हुए थे। इसकी आग देश के अंदर लगी हुई थी। हर कोई जुडिशरी इन दो मुद्दों पर सवाल पूछ रही थी। तीसरे नए मुद्दे की एंट्री इस पूरे के पूरे खेल में हो गई। दरअसल इस बार जो घेरे में है वो है भारत के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। और शिकायत करने वाला कौन है? उन्हीं का एक साथी जज। शिकायत की गई है डायरेक्ट राष्ट्रपति से, और शिकायत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक मुद्दे के अंदर, कि किस तरीके से उसके अंदर डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अति सक्रियता दिखाई। उसके लिए बाकायदा एक शिकायत पत्र भेजा गया है, और राष्ट्रपति के द्वारा वो शिकायत पत्र सरकार को फॉरवर्ड कर दिया गया है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं। अगर स्थितियां बनती हैं एक्शन की, तो स्थिति जुडिशरी के लिए बहुत खराब हो जाएगी। क्या है मुद्दा, उस पर बात करने से पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के एक बयान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 26 जनवरी 2023 संविधान दिवस, द्रौपदी मुर्मू जी बोल रही थी, बराबर में डीवाई चंद्रचूड़ जी बैठे हुए थे। तब के तत्कालीन सीजेआई, उनसे सवाल पूछा गया कि भारत की न्याय व्यवस्था इस तरीके से चरमरा चुकी है कि अब भारत में रहने वाला एक जनमानस न्याय की अभिलाषा कर सकता है क्या? उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारत के अंदर एक आम आदमी को ना उसके अधिकार पता है, ना उसे फंडामेंटल राइट पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी पता है। छोटे मोटे मुद्दों में किस तरीके से वो जेल चला जाता है, और उसके घर वाले उसे जेल से नहीं छुड़वाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भैया घर बार बिक जाएगा, इससे तो जेल में ठीक है। ऐसे हजारों केस, ऐसे हजारों लाखों लोग जेल के अंदर बंद है। तो भारत की न्याय व्यवस्था क्या कर रही है? जब भारत के डायरेक्ट राष्ट्रपति से यह बात आए, वो राष्ट्रपति जो भारत के संविधान की संरक्षण के लिए नियुक्त हुआ है, तो समझ जाइए भारत की न्याय व्यवस्था किस तरीके से एक आम आदमी के लिए चरमराई हुई है। लेकिन वही न्याय व्यवस्था कुछ खास लोगों के लिए किस तरीके से काम करती है, वो एक केस जीता जागता सबूत है। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार ने एक शिकायत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भेजी 8 नवंबर 2024 को, यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले। वो रिटायर होते हैं 10 नवंबर 2024 को। उनकी एक शिकायत थी कि एक महिला है तिस्ता सीतलवाड़, जिसके ऊपर ये आरोप है, ये सबूत पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस महिला ने फर्जी एफिडेविट बनवाए ताकि गुजरात के बड़े बड़े अधिकारियों को फ्रेम किया जा सके, उन्हें फंसाया जा सके 2002 के दंगों के लिए। ये वो महिला है जिसने दंगों के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा उगाही की और उसके बाद उसका गबन किया। ये सब केस अलग अलग कोर्ट के अंदर चल रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दरअसल 25 जून 2022 को इनका अरेस्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट इन्हें सितंबर 2022 में बेल दे देती है। बाद में हाई कोर्ट में वापस इनकी गिरफ्तारी के आदेश होते हैं, और फिर इनका दोबारा से बेल के लिए मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो मुद्दा जाता है, जो केस जाता है, वो जाता है 1 जुलाई 2023 के अंदर। उस दौरान डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश थे, और क्या दिन था वो? समर वेकेशन थी, सुप्रीम कोर्ट बंद थी, सैटरडे का दिन था, शाम के 6:30 बज रहे थे। कपिल सिब्बल साहब डायरेक्ट पहुंचते हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास कि साहब बड़ा केस है, जमानत मिलनी चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़, और ध्यान दीजिएगा 1 जुलाई का मुद्दा है, 3 जुलाई को तो कोर्ट खुलने ही वाली थी, शनिवार का दिन था, सोमवार को कोर्ट खुलनी थी। तो 2 दिन में कुछ बड़ा हो जाता, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। बहुत लोगों के लिए होता है, कई कई साल वो जेल में पड़े रहते हैं, उनकी जमानत हो जाती है, वो जब जेल में पड़े रहते हैं, ये स्थिति है। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़, ये आरोप लगाया गया है बाकायदा पत्र के अंदर, डीवाई चंद्रचूड़ उस समय ना तो न्यायालय के अंदर थे, ना अपने ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर थे, बाकायदा वो एक भरतनाट्यम का एक कार्यक्रम देख रहे थे। वहीं से वो एक 2 जज की बेंच
जो है वो बना देते हैं। वो बनाते हैं जस्टिस ए अशोका और प्रशांत कुमार मिश्रा की एक बेंच बनाते हैं जो इसके ऊपर फैसला ले सके। शाम को 6:30 बजे, शनिवार का दिन और समर वेकेशन। उसके बाद जो ये बेंच है वो एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है और जो रजिस्ट्रार जुडिशियल है उसे कहा जाता है कि भैया हम इसमें किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए। उसके बाद शाम को 9:15 बजे एक और बेंच का निर्माण किया जाता है। उसी दिन छुट्टी है, शनिवार है, और ज्यादा रात हो गई है। किस तरीके से रात को किन किन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, ये उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये पूरा का पूरा केस। उसके बाद एक और कमेटी बनाई, एक और बेंच बनाई जाती है, जस्टिस BR गवई जो अब मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उसके बाद AS बोपन्ना और दीपांकर दत्ता। और शाम को 9:15 बजे उन्हें जमानत दे दी जाती है। क्या कहा जाता है, अगर जमानत दे दी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? बिल्कुल साहब, क्या और एक आम आदमी के केस में भी आप ऐसे ही करते हैं क्या? जमानत दे दी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, और जमानत नहीं देते तो 2 दिन में कौन सा आसमान टूट पड़ता? इन लोगों को जिस तरीके से प्राइमा फेसी एविडेंसेस उनके सामने है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है, तो भैया उनको अगर 2 दिन हवालात में रहना पड़ जाता तो क्या दिक्कत थी? दरअसल यही आरोप लगाया गया है। जो चिट्ठी भेजी गई है राष्ट्रपति को, उसमें लिखा गया है कि बेंच ने क्या निर्णय लिया उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, उसकी इंटेंशन पे सवाल नहीं है, लेकिन किस तरीके से DY चंद्रचूड़ ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो ये करी है, किस तरीके से ज्यादा आगे बढ़कर उस दौरान उन्होंने बाकायदा छुट्टी वाले दिन 2-2 बेंच का निर्माण किया। क्या एक आम आदमी के लिए ऐसा होता है क्या? उन्होंने कहा कि किस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7A के तहत उनके ऊपर एक्शन बनता है, क्योंकि अगर एक जो सरकारी अधिकारी है, अगर वो अपना कोई काम ऐसा करता है जो शायद न्याय संगत नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है, उसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति के लिए से सरकार से अनुशंसा ली जाती है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो उन्होंने कहा ये बाकायदा केस बनता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जहां 7A के तहत उसकी इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, धारा 8 के तहत इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, और उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन इसमें बनता है। अगर इसमें जांच हो, CBI जांच बाकायदा इसके अंदर जांच करे, इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से हो, तो यह भी सामने आ सकता है कि किन लोगों ने इन्हें या तो प्रोत्साहित किया या मजबूर किया कि उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़े, जहां तीस्ता सी तलवाड़ को छुट्टी के दिन, शनिवार के दिन रात को 9:15 बजे जमानत दे दी जाए। किस केस में? जहां वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को और पूरी की पूरी सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए और अधिकारियों को फ्रेम किया जाए, उसके लिए फर्जी एफिडेविट फाइल करने वाली उस महिला के लिए सब खोला गया। हमने याकूब मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलते देखे हैं, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का केस जाता है तो यही सुप्रीम कोर्ट कह देती है अब तो बहुत दिन हो गए जिस केस को। जब बंगाल के अंदर हिंदू मरता है और वो इसी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यही सुप्रीम कोर्ट कह देती है 3 महीने बाद केस लगेगा जी। जब हिंदू पक्ष अपनी संपत्तियों के संरक्षण के लिए 1995 के वक्फ एक्ट के खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट जाओ जी। लेकिन जब तीस्ता सिर तलवार जाती है तो भरतनाट्यम के कार्यक्रम के बीच में 2 जजों की बेंच बनाई जाती है। जब वो निर्णय नहीं दे पाती तो 3 जजों की बेंच बनाई जाती है उसी रात। ये आरोप है एक जो जस्टिस राकेश कुमार है उनकी तरफ से। बहुत बेहतर है, किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, और अगर उसी फ्रेटर्निटी में से व्यक्ति आता है तो बहुत बेहतर है। बाहर वालों पे तो कंटेम्प्ट का केस लग जाएगा। सवाल पूछने पे भी कोई वीडियो बनाता है, सवाल पूछता है, कुछ भी करता है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट का केस कर देते हैं। और कौन है राकेश कुमार? कोई चलते फिरता आदमी नहीं, पान की गुमटी पे नहीं बैठा, रिक्शा नहीं चला रहा। वो पटना हाई कोर्ट से बाकायदा रिटायर्ड जज हैं। कौन है राकेश कुमार? 1983 के अंदर बाकायदा उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 26 साल वकील रहे, 12 साल सीबीआई के वकील रहे। सीबीआई में जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की जब जांच हुई तो सीबीआई के वकील यही राकेश कुमार थे, और इन्हीं की बदौलत सुप्रीम कोर्ट से भी ये बाकायदा निर्णय आया कि इनके खिलाफ ये चारा घोटाले में केस चलते रहना चाहिए। सारा का सारा जो लालू के खिलाफ घेराबंदी की इन्हीं जज साहब की तरफ से था। उसके बाद एक एमएलए का हत्या हो जाती है लालू के दौरान ही, उस केस में भी सीबीआई के वकील थे। इनके कामों को देखते हुए, इनके अच्छे कामों को देखते हुए 2009 के अंदर इन्हें पटना हाईकोर्ट में जज बनाया गया। 2019 में ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने और 2020 में वो रिटायर हुए। बहुत इंपेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है। एनसीएलटी के ये मेंबर रहे हैं, 2023 में वहां से रिटायर हुए। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसे जानकारी नहीं है। बाकायदा किस तरीके से जुडिशरी काम करती है उसके इन आउट को पता है।
संविधान किस तरीके से काम करता है सबको पता है, इसलिए बाकायदा ये चिट्ठी राष्ट्रपति को दी गई है। अब राष्ट्रपति महोदया ने इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को फॉरवर्ड कर दिया है कि भैया इसके ऊपर देखिए क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलती है। दरअसल जो लोग ये कह रहे थे कि भाई डीवाई चंद्रचूड़ से बहुत उम्मीद लगा के इकोसिस्टम बैठा था, शायद ये इसी तरीके से इसी चीज के लिए लगा के बैठा था। अब तो लोग कहने लगे थे अरे भैया इससे अच्छा तो डीवाई चंद्रचूड़ था, जिस तरह की अब स्थिति हो गई है। बहुत लोग कहने लगे थे कि हमें तो इस जो दूसरा पक्ष है कि भैया इससे अच्छा तो डीवाई चंद्रचूड़ था। डीवाई चंद्रचूड़ क्या कर रहे थे? अगर इस चिट्ठी में सत्यता है और चिट्ठी के बाद एक्शन होता है तो ये समझ आइए कि जुडिशरी किस तरीके से अमीर लोगों के लिए, प्रभुत्व वाले लोगों के लिए किस तरीके से एक्स्ट्रा काम कर रही थी, आउट ऑफ द ऑफिस काम कर रही थी, ऑफिस आवर्स के बाहर काम कर रही थी, नृत्य के दौरान काम कर रही थी। और जब बंगाल की सड़कों पर नंगा नाच हो रहा था तो जुडिशरी कहां थी? जब कश्मीर के अंदर नंगा नाच होता है तो जुडिशरी कहां जाती है? जब एक आम भारतीय सड़कों पर मरता है तो राष्ट्रपति महोदय की वो बात याद आती है कि क्या एक आम आदमी इस भारत के अंदर न्याय की अभिलाषा रख भी सकता है कि नहीं? क्योंकि राष्ट्रपति महोदया उस बिल्कुल लाइन के लास्ट कोने से निकल कर आई हैं। उन्हें पता है उड़ीसा के उस बिल्कुल आखिरी कोने में जहां गरीबी की इंतहा है, वो वहां से निकलकर वहां तक पहुंची। उन्होंने पूरा रास्ता देखा है कि जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। कुछ जजेस लुटियंस के बंगले घेर कर बैठ गए हैं, माफ कीजिएगा सब नहीं है लेकिन कुछ हैं कि वो वहां पर बैठ गए हैं और अपने आप को सबसे ऊपर मान लिया और जो चाहे वो निर्णय दे दिए। किस तरीके से एक ही दिन में एक ही चीज पर दो बेंच अलग अलग निर्णय दे देती हैं सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जस्टिफाई हो जाते हैं जी। किस तरीके से 2, 4, 5, 7, 10 लोगों ने यह मान लिया है कि भारत का भविष्य वो चलाएंगे, जिन्होंने तय कर लिया है कि पार्लियामेंट कैसे चलेगा। इसलिए उनसे अब सवाल किए जा रहे हैं। बहुत बेहतर है, हर तरीके से सवाल होना चाहिए। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ जो ये चिट्ठी आई है, जो पोस्टर बॉय हैं आज की भारतीय जुडिशरी में, कई सवाल खड़े करता है। कहा तो ये भी जाता है जो वर्मा साहब थे ना, बोरी वाले, नोट वाले, जब चले गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गया है, जो दिल्ली का बंगला नहीं छोड़ रहे हैं, सुना है कि वो वर्मा साहब इन साहब के बड़े खास थे, क्योंकि जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे वो भी वहां पर थे, जब ये दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो वो भी दिल्ली हाई कोर्ट आ गए। तो कहीं कोई कनेक्शन है क्या? मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया ये बात करती है ना, मैं ये कह रहा कि बोरो का कनेक्शन कहीं डीवाई चंद्रचूड़ साहब से है। लेकिन किस तरीके से कोलिजियम काम करता है, किस तरीके से इंटेंडम सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, ये पूरे के पूरे नेक्सस को एक्सपोज करता है। अब ये देखना है कि सरकार इस चिट्ठी पे क्या एक्शन लेती है, डीओपीटी क्या एक्शन लेता है। मांग ये है कि बाकायदा सीबीआई जांच कराई जाए और एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन फिर सवाल यही, क्या वर्तमान या आने वाले चीफ जस्टिस एफआईआर की इजाजत देंगे क्या, या इसमें भी कोई आर्टिकल 142 घुसा देंगे कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, वो फला चीज को रोक सकता है, जज साहब के खिलाफ एफआईआर को रोक सकता है। नहीं हुई ना वर्मा साहब के खिलाफ। इसलिए बहुत बेहतर है कि पूरे के पूरे इस सिस्टम को एक्सपोज किया जाए। अगर अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर की है, अगर अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की है, तो जुडिशरी की भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर तीसरा चौथा स्तंभ जुडिशरी होगा, लेकिन वो स्तंभ के अंदर अगर कहीं दीमक है तो उसका इलाज होना जरूरी है और ये समय है। इसलिए ये चिट्ठी हल्के में मत लीजिएगा। जुडिशरी के अंदर रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। पहले पैसा पकड़ा, अब ये चिट्ठी, उसके बाद किस तरीके से एनजेएसी की मांग हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग हो रही है और आम आदमी की मांग की तरफ से मांग हो रही है। तो जुडिशरी में जो लोग ये बनकर बैठे थे भैया अब मेरा बेटा बन जाएगा, उसका बेटा बन जाएगा, उसका बेटा बन जाएगा, उनके शायद बुरे दिन स्टार्ट होते दिखाई दे रहे हैं। होंगे नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत दिख रही है। बहुत बेहतर है, ऐसे ही दबाव बनाए रखिए, इस जुडिशरी के ऊपर अकाउंटेबल बनाए रखिए, तभी देश उसी तीनों तंत्र या चारों तंत्र तभी काम कर पाएंगे, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। वरना इस तरीके से ये देश कहीं नहीं जाएगा, एक डेड एंड पे आकर रुक जाएगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।